और चलिए अब खबरें विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से अहम खबर की, जहां मरवाही उपचुनाव 2020 मरवाही उपचुनाव में 5 अभ्यर्थियों ने नाम वापस ले लिया है। नाम वापसी के बाद 8 प्रत्याशियों में अब चुनाव होगा। उम्मीदवारों को आवंटित हुए प्रतीक चिन्ह तो वहीं निर्वाचन आयोग ने जानकारी जारी की है। तो 8 प्रत्याशियों में अब चुनाव होगा। नाम वापस की आखिरी तारीख के दौरान 8 प्रत्याशियों के बीच अब होगा, क्योंकि 5 अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। मरवाही में उपचुनाव होना है और अजीत जोगी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। और उसके बाद यहां पर देखा गया था कि कई सारे लोगों ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन जब नाम वापसी की आखिरी तारीख के दिन 5 अभ्यर्थियों ने नाम वापस ले लिए और नाम वापसी के बाद अब कुल 8 प्रत्याशी हैं जो कि चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो उम्मीदवारों को आवंटित हुए प्रतीक चिन्ह निर्वाचन आयोग ने जानकारी जारी की है। तमाम तैयारियां की जा रही हैं और जमीन पर चूंकि मरवाही सीट काफी अहम भी है, हालांकि यहां पर लंबे वक्त से अजीत जोगी का ही प्रभाव सबसे ज्यादा था और इसके बाद ये देखा जाना है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मरवाही उपचुनाव में जोर आजमा रही हैं। अब 3 नवंबर को यहां पर उपचुनाव होना है। इस बीच किस तरीके के मुद्दे यहां से निकलकर सामने आते हैं, ये भी देखने वाली बात है। तो जाति के जंजाल में फंसा जोगी परिवार मरवाही के दंगल से भले ही बाहर हो गया है, लेकिन अब जेसीसीजे घर घर जाकर जनता से वोट के बदले न्याय की मांग करेगी। अमित जोगी ने कांग्रेस सरकार पर छल करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि अमित जोगी को न्याय नहीं बल्कि जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आज तक फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर आदिवासियों के नाम पर चुनाव जीतते आ रहे थे। मरवाही की जनता को छला गया, मरवाही की जनता के साथ में अन्याय हुआ है। इस अन्याय के लिए न्याय मांगने के लिए हम लोग मरवाही के घर घर तक जाएंगे, हाट बाजारों तक जाएंगे और मरवाही की जनता को बताएंगे कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया है। अमित जोगी को यात्रा के जगह पश्चाताप करना चाहिए और मरवाही की जनता से माफी मांगना चाहिए कि नकली आदिवासी होते हुए वहां पर से चुनाव जीते और मरवाही की जनता को धोखा दिया, पूरे विश्व के आदिवासी समाज को धोखा दिया। खबर रायपुर से, जहां बीजेपी आज करेगी धरना प्रदर्शन। प्रदेश में बढ़ते अपराध, बिगड़ती कानून व्यवस्था का विरोध किया जाएगा। गृह मंत्री निवास का घेराव भी बीजेपी आज करने वाली है। दोपहर 1 बजे बूढ़ा तालाब धरना स्थल में सभा होगी और सभा के बाद प्रदर्शन के लिए रवाना होंगे बीजेपी के नेता। तो आज बीजेपी का हल्ला बोल सभा की जाएगी। सभा के बाद बीजेपी नेता रवाना होंगे, प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर गृह मंत्री निवास का आज बीजेपी घेराव करने वाली है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, पूरी जानकारी दें। आज बीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही है, क्या क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आज बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी में है? जी देखिए, लगातार जो है बीजेपी मुखर हो गई है और जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार पर लगातार हमला बोल रही है और जिस तरह से इनके जो तेवर है काफी बदलाव आए हैं, तेजी आई है और हमलावर हो गया है। बीजेपी आज लगभग 1 बजे जो है बूढ़ा तालाब है वहां से धरना प्रदर्शन करेगी और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस धरना प्रदर्शन में बढ़ते अपराध, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के जो है गृह मंत्री के निवास स्थान तक पहुंचेगी और घेराव, गृह मंत्री के निवास का घेराव करने की पूरी तरह से योजना बनाई है और इसमें तमाम जो प्रदेश के बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे। और जिस तरह से आप देखे हैं और महसूस भी किए हैं कि लगातार बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जिस तरह से राज्य सरकार को रावण की संज्ञा दी, उसके बाद यहाँ की राजनीतिक जो है सरगर्मी और भी तेज हो गई है और लगातार बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, बीजेपी ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है और जिस तरह से यहाँ पे किसानों से को छला जा रहा है और इसी तरह से तमाम बड़े जो मुद्दे हैं खास करके उनको लेकर के आज प्रदर्शन करेगी।
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो कई सारे ऐसे मुद्दे जिनको लेकर आज बीजेपी प्रदर्शन करने वाली है, सभा होगी और सभा के बाद गृह मंत्री निवास का घेराव करने के लिए सभी रवाना होंगे। तो बूढ़ा तालाब में ये पूरा प्रदर्शन होगा, इसकी शुरुआत होगी, सभी लोग जुटेंगे। और पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि रमन सिंह हमलावर हैं सरकार पर और कई सारे मुद्दे उठा रहे हैं। तो वहीं रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है। बैठक में पारित हुआ राजनीतिक प्रस्ताव, जहां नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान आया है। ये बैठक में कई सारे मुद्दे उठे और धर्मलाल कौशिक ने बयान दिया, जहां राज्य में माफिया राज शुरू हो चुका है। माफिया राज को सरकार का समर्थन, खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं नियमों की और आम जनता के बीच डर का माहौल बना हुआ है। प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण किया जा रहा है। तो तमाम आरोप हैं जो कि लगातार लगाए जा रहे हैं। माफियाओं का राज शुरू हो गया है, सरकार का उनका समर्थन है और खुलेआम सारे नियमों का धज्जियां उड़ाने का उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। आम जनता में भय व्याप्त है। जिस प्रकार से प्रशासन का राजनीतिकरण किया गया है और राजनीति का अपराधीकरण। तो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पारित हुआ कृषि प्रस्ताव। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान आया। उन्होंने कहा कि मंडियों में समर्थन मूल्य से कम में नहीं हो खरीदी, पीड़ित किसानों को मिले मुआवजा और किसानों को दिलाएं केंद्र की 20 योजनाओं का लाभ। 1 नवंबर से सरकार को करे धान की खरीदी। किसानों के समर्थन में बीजेपी लगातार घेराव कर रही है। तो वहीं धान और मक्का बेचने वाले नए किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर तक होगा। पुराने किसानों को धान और मक्का बिक्री के लिए नहीं कराना पड़ेगा पंजीयन, लेकिन रकबे का होगा सत्यापन। कोरबा में अभी तक 1100 से अधिक नए किसानों ने कराया पंजीयन। कोरबा में 52% किसानों के रकबे का सत्यापन हुआ है। और रायपुर से खबर, विधानसभा का विशेष सत्र 27 और 28 अक्टूबर से सत्र की शुरुआत हो सकती है। 1-2 दिनों में अधिसूचना भी जारी हो सकती है। सत्र में नए कृषि कानून को मंजूरी मिल सकती है। सदन में 4 विधेयक पेश करेगी सरकार। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए राज्य सरकार ने राजभवन फाइल भेज दी है। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने इस बात की जानकारी दी है। तो 1-2 दिन में अधिसूचना जारी हो सकती है और जल्द ही विधानसभा सत्र की भी शुरुआत होने वाली है। अब छत्तीसगढ़ में हम अपना कानून बनाने जा रहे हैं। महामहिम के यहाँ हम लोगों ने एक नस्ती भेजी है। 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्पीकर साहब से सिग्नेचर करा करके माननीय महामहिम तक हमने अपनी फाइल भेजी हुई है और हमारे विभाग का ड्राफ्ट तैयार है। जो प्राइवेट मंडी का बिल है, जो कॉरपोरेट सेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल है, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का बिल है, जो श्रम कानून के बिल है, इसके छत्तीसगढ़ में हम इस पे प्रतिकार करते हुए अपना कानून कैसे लाएंगे उसके ड्राफ्ट हम लोगों ने तैयार कर लिया है। अब क्या ला रहे हैं ये तो अभी है नहीं, जब लिखित में आएंगे तो बात करेंगे। लेकिन जो केंद्र के द्वारा लोकसभा में पारित हुआ, विधानसभा में पारित हुआ संघीय ढांचा है, उसमें अधिकार है केंद्र सरकार को पारित करने का, किसान के हित में है। और मुझे लगता है कि वर्षों के बाद में किसान को एक नई आजादी मिली है कि अपने फसल का, उनके उत्पाद को स्वतंत्र होकर के विक्रय कर सके। आखिर इस सरकार के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कानून पूरे देश के लिए लागू होगा तो उसको कोई अमान्य कर नहीं सकते। ये संघीय व्यवस्था में प्रावधान है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि चावल से 10,000 करोड़ का एथेनॉल बनाएंगे, जिसका सबसे अधिक लाभ छत्तीसगढ़ को होगा। जिस पर पलटवार करते हुए राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार धान की खरीदी करती है और उसके अलावा जो बाकी धान छत्तीसगढ़ में बचता है उसकी खरीदी करने के बारे में भी कोई बयानबाजी कर लेते हैं तो बेहतर होता। उनके बयान से छत्तीसगढ़ को कोई फायदा नहीं होगा। मोदी जी की सरकार ने नीति बना ली है जिसकी सीधा लाभ चंद दिनों में छत्तीसगढ़ जैसे प्रांतों में देखने को मिलेगा।
चावल से भी हम एथेनॉल बनाने के लिए काम करेंगे और छत्तीसगढ़ के किसानों की चावल को भी हम एफसीआई के माध्यम से इस बार हमने अभी भी टेंडर निकाला है। 100 करोड़ लीटर एथेनॉल हम 2021 में खरीदेंगे। एफसीआई से जो पुराने चावल है उसी चावल को हमने खरीद के एथेनॉल बनाएंगे, जिसकी मूल्य लगभग 10,000 करोड़ रुपया होगा। और उस नीति के, ये तो शुरुआत है, उस नीति के लाभ छत्तीसगढ़ जैसे प्रांतों को मिलेगा। इस तरीके से उनकी घोषणा है, तो इसके आगे भी और घोषणा करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ सरकार जो धान की खरीदी करती है उसके अलावा जो शेष धान छत्तीसगढ़ में बचता है, वो चाहे ग्रीष्मकालीन धान हो या 15 क्विंटल लेने के बाद का किसानों का धान हो, उसकी खरीदी करने के बारे में भी अगर वो कोई बयानबाजी कर लेते तो हमें लगता कि वो एफसीआई को अनुमति दिए हैं, उसके अलावा किसी धान पे एथेनॉल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि उनका बयान से उनको क्या फायदा होगा ये वो तो जाने, लेकिन उनके बयान से छत्तीसगढ़ को कोई फायदा नहीं होने वाला है। छत्तीसगढ़ सरकार और विपक्ष के बीच चल रहे टकराव में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर तंज कसते हुए उसे आत्ममुग्ध और दंभ से चूर बताया और कांग्रेस सरकार की तुलना रावण से की। उन्होंने कहा कि प्रवृत्ति नवरात्रि में ही दिखती है। नवरात्रि का संदेश भी आता है कि रावणी प्रवृत्तियां और ऐसी शक्तियां जो अहंकार से चूर हो जाती हैं, उसका दुर्गा और शक्ति रूपी जनता मर्दन करती है। कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि सत्ता जाने के बाद रमन सिंह खाली हो गए हैं और शिष्टाचार भूलकर बयानबाजी पर उतर आए हैं। दम से इतनी चूर है जैसे आदमी को सत्ता का मद हो जाता है। ये प्रवृत्ति नवरात्रि में ही दिखता है ना, नवरात्रि का संदेश भी आता है। रावणी प्रवृत्ति है और ऐसी शक्तियाँ जो अहंकार से चूर हो जाती है, उसका जनता रूपी दुर्गा और शक्ति रूपी ये इसका मर्दन करते हैं। तो यही मर्दन का पर्व है। एकदम से डॉक्टर रमन सिंह जी खाली हो गए हैं। लगातार 15 साल हुकूमत किए थे, जनता के बीच में ना उनकी पैठ बची, ना उनके खुद के राजनीतिक पार्टी में उनका महत्व बचा। इसलिए वो रोज सोच सोच के बयानबाजी करते हैं। अहंकार को जनता ने वैसे भी मान मर्दन कर दिया है। जनता ने और दुर्गा का पक्ष है, उन्होंने कहा तो आसुरी वृत्ति, राक्षसी वृत्ति किसकी थी? लगातार झूठ कौन बोल रहे थे? जनता को धोखा कौन दे रहे थे? वायदा खिलाफी किसके द्वारा की जा रही थी? किसानों का शोषण किसने किया? राजधानी रायपुर में नियुक्ति में लेट लतीफी को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा संचालनालय का घेराव किया और अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। अभ्यर्थियों ने नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं होने की आशंका जताई और इससे पहले भी अभ्यर्थी नियुक्ति को लेकर 2 बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। अभ्यर्थी दोबारा सत्यापन कराए जाने का विरोध कर रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में कुल 2376 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना पॉजिटिव मामले 24 घंटे में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। 2439 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी पहुंचे और सबसे ज्यादा 200 नए केस जांजगीर चांपा में सामने आए। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जांजगीर चांपा में सबसे ज्यादा मामले पूरे छत्तीसगढ़ में देखे गए हैं और सबसे ज्यादा 200 नए केस जांजगीर चांपा में मिले। प्रदेश में 25,979 एक्टिव मरीज अभी हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा में अब लोगों को मुफ्त में इलाज और दवाएं मिल रही हैं और वह भी एक अनोखे अंदाज में, और ये संभव हो पाया है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना से। देखिए एक रिपोर्ट। सुकमा जैसे घोर नक्सल प्रभावित जिले में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना वरदान साबित हो रही है। इन इलाकों के गांवों में ना तो अस्पताल है और ना ही ग्रामीणों में जागरूकता, जिसके कारण ग्रामीणों को छोटी मोटी बीमारी में जिला मुख्यालय आना पड़ता था। लेकिन हाट बाजारों में आसपास के ग्रामीण वनोपज बेचने या फिर रोजमर्रा के सामान के लिए जाते हैं
और वहां पर हार्ट क्लिनिक में अपनी जांच और इलाज करवाते हैं। इस योजना के शुरू होने से लोगों को काफी फायदा हो रहा है। इस तरह के इलाज का वो एक माध्यम हो जाता है, बाजार का बाजार भी हो जाता है और उस दिन लोग अपने रोगों को दिखाते हैं और दवाइयाँ लेते हैं। साथ ही उस दिन डॉक्टर वगैरह रहते हैं तो उनको परामर्श भी मिलता है। यह योजना एक अच्छी साबित हो रही है। यहाँ पे हर हफ्ता हाट बाजार लगता है और 15, 20, 25, 30 गाँव से लोग आते हैं। स्वास्थ्य विभाग से अच्छी सेवा यहाँ पे डॉक्टर साहब लोग दे रहे हैं। जिले के साप्ताहिक बाजारों में अंदरूनी इलाकों के करीब 2 दर्जन से ज्यादा गांव के ग्रामीण पहुंचते हैं। इन ग्रामीणों में सामान्य के साथ ही गंभीर बीमारी होती है, लेकिन जानकारी के अभाव में आदिवासी ग्रामीण ना तो सही समय पर इलाज करा पाते हैं और ना ही दवाई ले पाते हैं, जिसके चलते छोटी छोटी बीमारी विकराल रूप ले लेती है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रयासों के चलते मुख्यमंत्री हार्ट क्लिनिक योजना का लाभ हजारों आदिवासी ग्रामीणों को मिल रहा है। वर्तमान में फैली वैश्विक महामारी कोरोना से लेकर तमाम बीमारियों की जांच और इलाज की यहाँ निःशुल्क व्यवस्था है। ये केलापाल में हर फ्राइडे ये हाट बाजार होता है, जिसमें हम फ्री में कोरोना का जांच होता है, मलेरिया का जांच होता है। लगभग 10-15 गांव से लोग आते हैं यहाँ पे, उनको पूरे दवा जांच पूरा हम देख लेते हैं। पेशेंट्स जो फीवर आते हैं, खांसी, सर्दी और ये हाइपरटेंशन, डायबिटीज, वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। यहाँ जांच भी होता है, दवा देते हैं रेगुलरली। दरअसल पहुंच विहीन कई नक्सल इलाकों में सालों से स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। ऐसे में भूपेश बघेल सरकार की दूरदर्शी योजना से इन इलाके के लोगों को भी आसानी से इलाज और दवा मिलने लगी है। यहाँ पर सरकार ने हाट बाजारों में क्लिनिक के लिए शेड नुमा कमरा बनवाया है, जहाँ पर डॉक्टरों और नर्सों के बैठने और दवाई रखने का इंतजाम किया गया है। वहीं मुफ्त इलाज और दवा मिलने से लोगों में काफी खुशी है और लोग सरकार की इस योजना की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं।